सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाकर इससे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एंशिएंट मैप था उसकी तलाश में यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड रीजन का जो मैसेंजर था वो यहाँ पे आ जाता है, यानी कि एक ऐसा ओल्ड मॉडल जो कि यहाँ पे अपने रूस्टर के ऊपर सवार होके आ जाता है। जहाँ वो शी-हाओ की जब उस थंडर पूल को देखता है ना, तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि अगर तुम अपने इस ट्रेजर को हमारे मास्टर या फिर हमारे एंसेस्टर को दे देते हो ना, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारा कोई भी बाल तक वाका नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हेवन एंड अर्थ भी कोलैप्स हो जाए लेकिन हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तुम्हें बस हमारी जो यंग प्रिंसेस है उनसे शादी करनी होगी और हमारे घर का दामाद बनना होगा। जिस पे शी-हाओ तो मना कर देता है, लेकिन इस दौरान फैट गाय आके मौके का फायदा उठाना चाहता था, पर यहाँ पर उसे मुंह पे ही जलील कर दिया जाता है। और तभी शी-हाओ जो कि यहाँ से भागने में लगा हुआ था, तभी यहाँ पर उसे मॉडल की नजर पड़ती है उसी एंशिएंट स्टोन के ऊपर जो कि यहाँ पर ब्रदर की हॉर्न लाया था। और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये चीज तुम लोगों के पास कैसे आ सकती है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उस इमोर्टल को देखते हैं, यानी कि उसी मैसेंजर को जो कि सीधा आगे आता है और अपने हाथों से उस गोल्डन स्टोन को थामते हुए उसे काफी देर तक वो निहारता रहता है। और तभी कहने लगता है कि जरा देखो, इसके अंदर से तो ट्रू एसेंस फील हो रहा है जो कि फॉरेन रियल्म से बिलोंग करता है। इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि भर भर के जो इटर्नल लाइफ का जो एसेंस है और जो इटर्नल लाइफ एनर्जी है वो काफी अमाउंट में मौजूद है। मैंने आज से पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं, और सिर्फ हम जैसे कुछ ओल्ड कल्टिवेटर्स को ही पता है जिन्होंने कि एंशिएंट बुक्स में इसके बारे में पता है, और हमारे लोगों के बीच में इसे इटर्नल स्टोन के नाम से जाना जाता है। और ये इतना ज्यादा रेयर है कि 1 in a million इसके चांसेस होते हैं देखने के, या शायद मैं कहूँ इससे भी कई गुना कम। लेकिन जितनी ज्यादा इटर्नल एनर्जी इस वक्त मैं इसमें देख पा रहा हूँ, अगर मुझसे पावरफुल कोई कल्टिवेटर यहाँ होता तो वो साफ बता देता कि हर बीतते सेकंड के साथ इसकी जो इटर्नल एनर्जी है वो पहले से और ज्यादा कम होती जा रही है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नायाब ट्रेजर को तुम लोग प्रीमोडर्न स्टोन नहीं कह सकते हो, पर अफसोस की बात है कि हर बीतते सेकंड के साथ ऐसी चीजें धीरे धीरे करके हमारे इस 9 heaven and 10 अर्थ से गायब हो रही है। जो टाइम लॉ है एज का वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, यानी कि एज ऑफ टाइम लॉ के चलते हर एक चीज इसका असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो जमीन से लेकर आसमान तक हर एक चीज में चेंजेस आ रहे हैं। इवन की जो यूनिवर्स है उसकी जो दायरा है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और देखना आगे चल के एक ऐसा वक्त भी आएगा जब सिर्फ इमॉर्टल्स ही सर्वाइव कर पाएंगे। जिंदगी का मतलब ही होगा इमॉर्टल। कोई भी बिना कल्टीवेशन किए जिंदा तो रह ही नहीं सकते। यहाँ तक कि मॉडल्स का तो तुम पूछ भी नहीं सकते, उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि अफसोस की बात है कि जो ओल्ड ताओ है उस पैथ को कोई फॉलो करने वाला बचा ही नहीं। ओल्ड ताओ का वो पैथ जिस पे चल के इमॉर्टलिटी को हासिल किया जा सकता है, उस रास्ते को ही जैसे हमने त्याग दिया हो। हमने हमारे ओल्ड पैथ को भुला दिया है। अब यहाँ उस मैसेंजर की बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे कि तभी वो मैसेंजर आगे बताने लगता है कि तुम लोगों को एक बात याद रखना है कि जो ट्रू कल्टिवेटर होता है वो अपने एंसेस्टर की टीचिंग्स को कभी नहीं भूलता, वो अपने ओरिजिनल ताओ के पैथ को कभी नहीं छोड़ता। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हेवन तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर रही है, लेकिन जो सच्चा कल्टीवेटर होता है वो कभी भी हेवन के आगे नहीं झुकेगा। और जब बात अस्तित्व की हो तब तो हर चीज को कुर्बान करके ये लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। और इन्हीं कल्टीवेटर्स को कहा जाता है हेवन डिफाइंड कल्टीवेटर्स। और मैं ऑलरेडी कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ। अब तभी उसका इशारा यहाँ पे शी-हाओ की ओर था और शी-हाओ भी उसी को देखे जा रहा था। इस दौरान यहाँ पे वो मैसेंजर आगे बताता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होगे कि अगर तुम्हें सर्वाइव करने के लिए अपने रास्ते को बनाना पड़े तो तुम्हें हेवन तक से बढ़ना होगा। और हाँ बच्चों, मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन की उम्मीद तुम ही हो। हमारा फ्यूचर तुमसे जुड़ा है, और अगर तुम्हें अपने इस 9 heaven and 10 अर्थ रियलम को वाकई में बचाना पड़े तो शायद तुम्हें हेवन के विरुद्ध जाकर अपने लिए एक ऐसे पैथ को बनाना होगा, एक ऐसे लॉ, एक ऐसे रूल को बनाना होगा जो कि हेवन डिफाइंग हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैसेंजर है वो सारी बातें बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे जो की होता उसकी सटक चुकी थी। वो यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस मैसेंजर से सवाल करता है और कहने लगता है कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये जो भाषण हमें यहाँ पे दे रहे हैं, क्या खुद आप और आपका वो जो क्लैन है और जो आपका पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड रीजन है, क्या वो लोग इस बात पे अमल करते हैं? आखिर वो लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? या आप हमारे सामने आकर हमसे कह रहे हो कि हमें हेवन डिफाइंड कल्टीवेटर बनना है, हेवन के विरुद्ध जाना है, लेकिन आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे 9 heaven and 10 अर्थ रियलम पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन मजाल हो आप लोगों ने कोई हरकत की हो। अभी अभी उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा
सही बोल गया तो वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि बस इतना बता दो कि जब हमारे लोग मर रहे थे ना फॉरेन रेलम के हाथों में, तो आखिर आप लोगों को इस रेलम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा क्या नजर आ गया कि जिसके चलते आप लोग हाथ पे हाथ धरे रखकर वहीं पर बैठे रहे? आखिर आप लोग हमारा साथ देने क्यों नहीं आए? यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके ऐसे तीखे सवाल सुन के ना जो मिर्ची इस मैसेंजर को लगती है कि लिटरली इसका मन कर रहा था कि मैं इसे अभी भून के रख दूं। और वो मैसेंजर से कहने लगता है कि खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझसे ऐसे बात की, तुम्हें क्या पता कि आखिर हमारे एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या पता कि ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन में क्या हो रहा है? तुम तो बस यहाँ पर बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है आखिर हम और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए दिन रात एक करके क्या करने में लगे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मैसेंजर की बात सुनते साथ ही जो ब्रदर की होने है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कम्प्लीटली स्पीचलेस, क्योंकि उसे जैसा बताया गया था उसने वैसा ही गुमान किया था। उसने हालांकि आंखों से कभी कुछ नहीं देखा, पर उसे यही लगता था कि जो रिस्ट्रिक्टिव रीजन है यानी कि जो फॉरबिडन लैंड के लोग हैं वो लोग काफी ज्यादा सेल्फिश है और बस अपने में ही लगे रहते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैसेंजर बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि सिर्फ आज हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आज जिस फ्यूचर को हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे पहले जो एक्सपर्ट्स रहे हैं उनकी देन है। उन्होंने ही सेक्रीफाइस करके हमें आज इस दिन तक पहुंचाया है। और तभी हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जिथर प्ले कर रही थी और जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था। तभी यहाँ पे वो मैसेंजर कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि जिनके लिए हम दिन रात एक करते हुए फाइट करते हुए आ रहे थे, आगे चलकर उन्हीं लोगों ने हमें बिट्रे कर दिया। जिनको हम बाहरी लोगों से बचाने में लगे हुए थे, जिनके लिए हमने हमारे काफी सारे पावरफुल इमोर्टल बीइंग्स को खो दिया, असल में वो गद्दार, वो पींडे, वो आस्तीन के सांप, वो तो बस सही मौके के इंतजार में थे कि कब उन्हें मौका मिले और वो लोग चोरी छिप के घात लगाकर पीछे से हम पे बात करके हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दे। तुम्हारे लिए सवाल करना बहुत आसान है, लेकिन जरा हमारी जगह खुद को रख के देखो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो क्या तुम फ्यूचर में कभी उस जनरेशन के लोगों की मदद करते जिन लोगों ने तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार को उजाड़ के रख दिया, पीठ पीछे उन पे हमला किया? क्या तुम कभी उनकी मदद करना चाहते हैं? शायद तुम्हें उस राज के बारे में नहीं पता जो कि मेरे एंसेस्टर ने हमारे क्लैन के लोगों को बताया था। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही सभी के कान खड़े हो जाते हैं। सभी लोग फुल सीरियस मोड में यहाँ पे इस इमॉर्टल मैसेंजर की बातें सुनने लगते हैं, जहाँ पे वो बताने लगता है कि हाँ, तुम लोगों को पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा तुम लोगों को? क्यों ज्यादातर जो सेक्ट है वो एक नंबर के सेल्फिश है। वो लोग डिसाइपल्स को बस एक प्यादे की तरह देखते हैं और जो डिसाइपल्स है वो तो फेलो कल्टीवेटर को बस एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखते हैं। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज मैं ये मैसेंजर तुम्हें उस राज के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा राज जैसे कि आज से पहले शायद ही किसी दूसरे कान ने सुना होगा, स्पेशली किसी आउटसाइडर ने तो बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो मैसेंजर था वो यहाँ पर जो ब्रदर की होने उसकी तरफ देखकर इशारा करता है, कहने लगता है कि तुम बहुत सवाल कर रहे थे ना कि आखिर क्यों रिस्ट्रिक्टेड लैंड के लोग इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि वो लोग अब तक अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। तो मैं बता दूं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये बस उसी राज के चलते हो रहा है, एक ऐसा राज जो कि तुम्हारी रूह को कपाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि जब मेरे मास्टर को इसका पता चला था ना तो वो सदमे में चले गए थे। यहाँ तक कि उनके सिर के बाल भी टेंशन से पूरी तरीके से झड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत बांधी और हमें इस बारे में बताने का फैसला किया। लेकिन जो बाकी के हमारे क्लैन के लोग हैं ना, उन्हें जब इस राज के बारे में पता चला तो उन्होंने हमेशा के लिए अपनी चुप्पी साध ली। यहाँ पे हम देखते हैं कि यिन लॉन्ग की जो क्यूरियोसिटी है वो देखने लायक थी। वो इमीडिएटली कहने लगता है कि प्लीज मैसेंजर, हमें भी बताइए कि आखिर वो क्या चीज है कि जिसके चलते पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड लैंड बरसों से खामोश रहा है। जिसमें यहाँ पे उस मैसेंजर के जो रिएक्शंस थे वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एरा की जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। एक ऐसी अंधेरी रात आएगी जो कि सब कुछ मिटा के रख देगा। एक ऐसी लहर आएगी कि क्या दिन और क्या रात, क्या मॉर्टल्स क्या इमॉर्टल्स, सब के सब फना हो जाएंगे। लोग यहाँ तबाह नहीं होंगे, लोग यहाँ बर्बाद नहीं होंगे, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सब कुछ मिट जाएगा। यहाँ तक कि ये जो तारीख है ये भी तो अपने ही अस्तित्व को भुला देगा, सब कुछ फना हो जाएगा। शायद जो जनरेशन इस वक्त है वही आखिरी जनरेशन है और इसके बाद आने वाली जनरेशन कभी भी इस बात का पता लगा ही नहीं पाएगी कि आखिर उनसे पहली वाली जनरेशन के साथ क्या हुआ था, क्योंकि कभी भी वो अगली जनरेशन पैदा ही नहीं होगी। सभी लोग सुनते साथ ही यहाँ पर सोच की एक ऐसे समुद्र में समा चुके थे जिनसे निकल पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। पर तभी शियाओ यहाँ पे अपनी डेस्टिनी से इस चीज को लिंक करते हुए थोड़ा सोचता है और आगे आते हुए यहाँ पर उससे सवाल करते हुए कहने लगता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर
ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतना तो समझ गया कि जिस चीज की आप बात करें वो हमसे रिलेटेड है, पर क्यों? आखिर ऐसी चीज क्यों होने वाली है? आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मैसेंजर के चेहरे पे एक डर था और वो खुद भी कंफ्यूजन के साथ कहने लगता है कि बस इतना समझ लो कि एक ऐसा इंसान अपने वजूद में आने वाला है जैसे कि आना नहीं चाहिए, ताकत जिसकी गुलाम है, सोच जिसकी सबसे तेज है और जो हर चीज से परे है, यहाँ तक कि तुम्हारे और मेरी समझ से भी। और वो सिर्फ यहाँ पे आएगा नहीं बल्कि मचाते हुए वो आएगा, ऐसा कत्लेआम वो मचाएगा कि जब तक दुनिया का हर एक इंसान, हर एक कल्टीवेटर उसके आगे सरेंडर ना कर दे तब तक वो रुकने नहीं वाला, या फिर शायद वो तब भी ना रुके और शायद उसके वजूद से हर सुप्रीम बीइंग का वजूद भी मिट जाएगा। क्या मॉर्टल्स, क्या इमॉर्टल्स, कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैं जिस वजूद की बात कर रहा हूँ उसने कसम खा रखी है कि वो पूरे के पूरे रियल्म्स पे रूल करेगा। उसे बस अपनी हुकूमत कायम करनी है, एक ऐसी सनक जिसके चलते वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ वहाँ लाशों का अंबार बिछाता हुआ चलेगा और वो रियलम उसके पैरों तले कुचले जाएंगे। और उन रियलम्स में एक रियलम हमारा भी होगा जो कि इसके रास्ते में खड़ा होगा, और जब वो इसे कुचलने आएगा तब यहाँ मौजूद हर एक इंसान, हर एक कल्टीवेटर बस उम्मीद भरी निगाहों से उस वजूद की तरफ देखेंगे, लेकिन वो रहम नहीं खाएगा। तब जाकर 9 heaven and 10 अर्थ का वो सुप्रीम बीइंग आएगा जो कि हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए उससे फाइट करेगा। लेकिन हम नहीं जानते कि आखिर वो कौन है, बस तारीख में गवाह है कि वो जो कोई भी है जो कि हमारे रियलम को बचाएगा वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है और खुद को उस डिसाइसिव बैटल के लिए तैयार करने में लगा हुआ है। होप कि तुम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आखिर वो बीइंग कौन है जो कि यहाँ 9 heaven and 10 अर्थ को मिटाने के लिए आएगा और बचाने वाला कौन है। अब तुम लोग मुझे, हाँ तुम मुझे कमेंट में बताओगे कि आखिर वो कौन है जो कि यहाँ पर 9 heaven and 10 अर्थ को मसलने के लिए आएगा। जो भी सही जवाब देगा ना उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। जिसके बाद वो मैसेंजर कहने लगता है कि फिलहाल हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जो भी कोई सुप्रीम बीइंग है वो उस डिसाइसिव बैटल से पहले खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना ले कि बस उसका एक स्ट्राइक और उस आने वाले खतरे, उस वजूद को पूरी तरीके से मिटा के रख दे। और बस यही है वो राज जैसा कि मेरे मास्टर ने उस स्क्रप्चर के जरिए से समझा था और जिसके चलते हम आज भी खामोश हैं, क्योंकि जिस खतरे को तुम खतरा कह रहे हो ना, इससे भी बड़े खतरे के बारे में हमें पता है। तभी यहाँ पे वो मैसेंजर कहने लगता है कि खैर बातचीत बहुत हो गई, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन हाँ मुझे खुशी है कि मैं तुम सबसे मिला और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने उसी मुर्गे के ऊपर सवार होकर यहाँ से निकल पड़ता है। तब यहाँ पे मैसेंजर जा चुके थे तो ब्रदर येनलॉन्ग और की होंग इन लोगों से अलविदा लेते हुए कहने लगते हैं कि अब हमें भी यहाँ से निकल के कल्टीवेशन की तैयारी करनी होगी, लेकिन ब्रदर हुआंग हमें यहाँ पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। अब तभी यहाँ पे इन दोनों के जाते साथ ही सभी लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मैसेंजर की कही बातें इन लोगों के दिमाग में घर कर चुकी थी। फ्यूचर में सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो कि पावरफुल होगा, और जब वो वजूद आएगा यानी कि वो पर्सन जो कि रियल्म्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, तब तक भी सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग इनफ होंगे। अब यहाँ सभी लोग समझ चुके थे कि इन्हें कमर तोड़ के मेहनत करनी होगी। अब तभी सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पे हम फैट गाय को देखते हैं जो कि सभी को जाता हुआ देखकर शियाओ से कहने लगता है कि हुआंग यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं। रही बात किंग यी और यू चैंग की, तो उन्हें तो एंशिएंट अल्टर में ले जाया गया है। ये जो गैदरिंग है ना, ये पहले से काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, लेकिन हाँ जो एम्परर बटरफ्लाई है वो अब इमर्ज हो चुकी है। तो बताओ आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्यों ना हम इस सिनेरियो को थोड़ा बदल दें, हम थोड़ा सेलिब्रेट करके यहाँ के माहौल को चेंज कर सकते हैं। वैसे भी तुम और मैं और बाकी सभी बचे हैं। अब यहाँ इसके बाद सुनकर शियाओ थोड़ा सोचता तो है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल आगे आती है और कहने लगती है कि वैसे मैं जानकारी के लिए बात बता दूं कि जो सिस्टर किंग ही है वो असल में फेरी किंग यू से कनेक्टेड है, और दूसरी बात उस ऑर्डर पर इस वक्त ग्रैंड एल्डर नजर रखे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल एंशिएंट अल्टर को इस वक्त ग्रैंड एल्डर निगरानी कर रहे हैं। तो हुआंग हम लोग यहाँ से जा सकते हैं और थोड़ा बहुत उस ड्रिंक को पी सकते हैं। स्पेशली तुम्हारा बनाया गया वो जो थंडर पूल का ड्रिंक है ना, वो काफी मजेदार था। जिसके लिए शियाओ का हाथ पकड़ लेते और कहने लगते हैं कि हुआंग चलो ना, अगर तुम देर किस बात के लगा रहे हो, हाँ मैं तो तब से यहाँ पर बातें सुन सुन के बोर हो गई हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग और शियाओ उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं अपने मजे करने, जहाँ हम देखते हैं कि ये लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर शियाओ के हाथ का बनाया गया मीट यहाँ उस रैबिट गर्ल को खा के बड़ा मजा आ जाता है। वो बहुत ही मजे ले लेके खा रही थी। तभी यहाँ पर फैट गाय उसकी हरकतें देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है कि जरा देखो तो किसी ने कहा था कि उसे वेजिटेरियन खाना पसंद है, तो फिर ये क्या चल रहा है। तभी अभी हम एंड किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाते खाते कहने लगता है कि यार अफसोस की बात है, मुझे तो फॉरेन कल्टीवेटर्स के उन इमोर्टल्स को खाना था और कोई नहीं, बस हे बुजैंग या फिर हे जिनमिंग, इनमें से कोई एक हाथ लग जाता तो आज मजे ही मजे थे। अब यहाँ पे ये सारे लोग बात कर रहे होते और अपने खाने को एंजॉय कर ही रहे होते कि तभी हम यहाँ पर शियाओ को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर गॉड स्टोन के बारे में मन में सोचे जा रहा था और कहने लगता है कि न जाने इसे होश कब आएगा, ये कब अपनी नींद से जागेगा। लेकिन हाँ, एक बार मैंने अगर गलती से भी थंडर पूल को इसके सामने अपीयर कर दिया तो फिर ये मुझसे
हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगा, इसकी कभी ना मिटने वाली भूख वापस से जाग जाएगी, इसलिए मुझे फिलहाल के लिए थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब तभी वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और जैसे वो यहाँ पर आते हैं उन्हें देखते साथ ही शी हाओ इमीडिएटली उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है और तभी यहाँ पे फैट गाय भी उन्हें रिस्पेक्ट देता है। यहाँ ग्रैंड एल्डर को ये लोग खाने पे भी बुलाते हैं पर उनका इंटरेस्ट तो कहीं और था और वो तभी यहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए शी हाओ की बॉडी से सबसे पहले उस थंडर पूल को बाहर निकालते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे कुछ चीजें करनी है। ये कहते साथ ही वो उसके लाइटनिंग पूल को यानी कि थंडर पूल को अपने हाथों में ले लेते हैं और कहने लगता है कि शी हाओ चलो देखते हैं कि क्या होगा जब हम एक स्पिरिट को इस थंडर पूल के अंदर डालेंगे। जो सुनकर तो शी हाओ शॉक्ड था। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि असल में ये जो थंडर पूल और ये जो स्पिरिट है ना, इनका जो ओरिजिन है ये एक ही जगह से हुआ है यानी कि ट्राइब्यूशन से। कहते हुए वो ऑलरेडी उस स्पिरिट को उसके अंदर डाल देते हैं यानी कि एक थंडर स्पिरिट को। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर शी हाओ की तरफ देखकर बताने लगती है कि तुम समझ ही गए होगे कि आखिर इनके बीच का कनेक्शन क्या है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं साथ ही जैसे ही वो सेकंड स्टेप को लेने ही वाले थे कि तभी शी हाओ यहाँ पे उन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। जो सुनकर यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी हैरान थे पर तभी शी हाओ उनसे कहने लगता है कि माफ कीजिए, क्या असल में इससे पहले कि अब आगे कुछ और करें मैं बस इसमें से थोड़ा सा जो ठंडा लिक्विड है उसे थोड़ा अलग करना चाहता हूँ। मुझे ये चाहिए क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो हैंड साइन बनाते हुए यहाँ पे अपने उसे डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है जिसके अंदर काफी सारा सक्शन फोर्स गैदर हो चुका था और उसी के जरिए से वो थोड़ा सा जो ठंडा लिक्विड है शी हाओ यहाँ पे उससे अलग करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो थोड़ा सा लिक्विड ही जो था ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में था। जैसे ही वो उस थंडर पूल से बाहर आता है तो उसकी तादाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके शी हाओ के फर्नेस के अंदर वो समाने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं शी हाओ जो है काफी अमाउंट में जैसे ही अपने लिए थंडर लिक्विड को बाहर निकाल लेता है तो वो इमीडिएटली अपने पास से उस स्पिरिट को बाहर निकालता है जो कि असल में वही छोटा सा असल में थंडर ड्रैगन स्पिरिट था जैसा कि असल में वैंग फैमिली के उस एंसेस्टर ने शी हाओ को पूरी तरीके से मारने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए उसे एज अ पपेट की तरह यूज करने के लिए उसके ऊपर हमला किया था इसी थंडर ड्रैगन के जरिए से, या फिर मैं ये कहूँ कि इस थंडर ड्रैगन स्पिरिट के जरिए से। अब तभी हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाओ इसे उस थंडर पूल के अंदर समाता है ना तो यहाँ हम देखते हैं कि जो थंडर स्पिरिट उसके अंदर मौजूद थी यहाँ पे वो जो थंडर ड्रैगन स्पिरिट था वो जाते साथ ही इसे डिवोर कर लेता है यानी कि थंडर ड्रैगन का जो फ्यूजन है वो कंप्लीट होता है और ये फ्यूजन असल में से थंडर स्पिरिट के साथ हुआ था। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनके फ्यूजन से यहाँ पे एक इम्प्रिंट टाइप की चीज भी बनने लगती है पर तभी ग्रैंड एल्डर जब इस नजारे को देखते हैं तो वो भी शी हाओ से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है इसमें कोई इशू नहीं, वैसे भी कौन सा ये कोई लिविंग क्रिएचर है, असल में ये तो जो ट्रू ड्रैगन है उसके द्वारा छोड़ा गया एक क्रिएशन इम्प्रिंट है जिसे की काफी ज्यादा रेयर माना जाता है क्योंकि ये असल में जो क्रिएचर्स हैं उन सभी की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली ड्रैगन्स को इवॉल्व करने में तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और थंडर ड्रैगन स्पिरिट ने इसे डिवोर करते साथ ही अपने इवॉल्व होने के फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया है और थैंकफुली इसकी जो पावर है, इसकी जो ऑरा है, ये असल में जो इमॉर्टल स्क्रिप्चर्स है उसे भी सप्रेस करने की ताकत को ये पोजेस करता है। तभी अब हम देखते हैं कि फैट गाय आगे आता है और वो ग्रैंड एल्डर को बताने लगता है कि असल में मेरे जो मास्टर है ना जिन्होंने कि मुझे ट्रेन किया है उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जो एंशिएंट ट्रू ड्रैगन्स है ना वो असल में सुप्रीम ट्राइब है और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक ट्रू ड्रैगन ही एक पूरे के पूरे एरा में एग्जिस्ट कर सकता है और जो कि तब तक ग्रो करता रहता है जब तक कि वो एक ट्रू इमॉर्टल किंग नहीं बन जाता। और ये लोग इतना ज्यादा ताकतवर होते हैं कि अगर आगे चलकर इनका रेस पूरी तरीके से विलुप्त भी हो जाए ना तो भी अगली एरा में एक और ऐसा ही ट्रू ड्रैगन इवॉल्व होकर इससे पहले एरा का जो ट्रू ड्रैगन था जिसने की इमॉर्टल किंग लेवल की पोजीशन को होल्ड किया था वो फिर अगले वाले की पोजीशन को होल्ड करेगा और ऐसे ही ये सिलसिला चलता हुआ आता है। अब तभी यहाँ पर शी हाओ की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये जो 3 ट्रू इम्प्रिंट्स है ये असल में इसे पुश कर रही है ताकि ये एक ट्रू ड्रैगन में इवॉल्व हो पाए और अपनी इवोल्यूशन को कंप्लीट करके ये ट्रू इमॉर्टल किंग लेवल के टाइटल को हासिल करे। यहाँ पे शी हाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा। तभी यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हें बाकी की स्टोरी पता चल ही गई है लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि अगर ये चीज ऐसी ही चलती रही तो इस इंसिडेंट का जो चेन है ये सीधा जाकर एक कॉस्मिक लॉजिक से अंडरलिंक करती है। और कितने अफसोस की बात है कि हमें उस लास्ट ट्रू ड्रैगन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम तो उसके नामो निशान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। किसे पता कि वो मारा गया, वो फेल हो गया या फिर वही वो रीजन बना कि जिसके चलते ये ट्राइब्यूशन एक्टिवेट हुआ, या फिर मैं ये कहूँ कि वही असल में इस ट्राइब्यूशन का सोर्स है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग जो कि इन सभी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था अचानक से वो शी हाओ के कंधे पे जाकर बैठ जाता है और थोड़ा खांसते हुए कहता है कि वैसे अब जब तुम सभी लोग इतना बात कर ही रहे हो
तो मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। असल में मैंने सुना था कि एक ट्रू ड्रैगन का जो एग है ना वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ट्रू ड्रैगन का अंडा अभी भी मौजूद है और जो कि प्राइमल केओस के अंदर जो एंशिएंट केव है इसके डीप में मौजूद है, इतना ज्यादा डीप में कि उसे ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर चिंता मत करो, डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एंड किंग हूँ यार। जब तक ये किंग यहाँ पर है ना, जैसे ही वो उस अंडे से बाहर आएगा मैं उसे मार मार के इसका भरता बना दूंगा। तो डरने वाली ना कोई बात है ही नहीं। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एग अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है और वक्त के साथ साथ काफी सारी चीजें बदल चुकी है। पता नहीं वो जिंदा भी होगा या मारा गया होगा। और अगर मेरी राय मानो तो शीहाओ, तुम्हारे पास ये जो थंडर स्पिरिट्स है ना, तुम्हें इन्हीं को इवॉल्व करके इन्हें टेम करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये सारे तुम्हारी ही बात मानेंगे। तो बेहतर यही होगा कि तुम आज से और अभी से ही इन पे फोकस करना शुरू कर दो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ भी ग्रैंड एल्डर की बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन जो एंड किंग ने बात कही ना, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो सारी बातें भी चल रही थी। और फिलहाल उसका इंटरेस्ट तो इसी बात पे आता है कि क्या हो अगर जो कुछ भी यहाँ पे एंड किंग ने बताया वो सब सच हो, क्या हो अगर एक ट्रू एंशिएंट ड्रैगन का अंडा अभी भी एग्जिस्ट करता हो। अब गाइस, हमने हमारे सेकंड चैनल पर एक बिल्कुल ही लेटेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है और आज तक तुमने जितने भी दोंगा देखे होंगे, चाहे वो स्वॉलोड स्टार, BTTH, परफेक्ट वर्ल्ड, सोल लैंड, यहाँ तक कि द रेनिगेड इमॉर्टल, इनके जो मेन कैरेक्टर्स है ना, इन सभी की तरह जिन्होंने की तुम्हारे दिल में जगह बना ली है, वैसा ही एक नया हरफन मौला मिजाज का कैरेक्टर हमारे सामने आया है। नाम है उसका वांग चेन और पूरी कहानी जाननी है तो जाके पिन कमेंट को चेकआउट तो जरूर कर लेना। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और हाँ, ये वॉइस मुझे वापस से करनी पड़ रही है क्योंकि एज यू नो कि यार थोड़ा इशू चल रहा है, जिसके चलते वॉइस में तुम्हें थोड़ी सी नॉइस देखने को मिली थी। बस इसीलिए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद ही मैं ये वॉइस वापस से बना रही हूँ। सो होमीज, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और हाँ, जो सवाल पूछा था उसका जवाब देना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।